हम लोग आज बात करेंगे शॉपिफाई की। और शॉपिफाई एक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ये अमेज़ॉन से टोटली डिफरेंट है। हम लोगों ने जैसे शुरू में बात की कि अमेज़ॉन एक ऐसी जगह है जहां पर डिफरेंट सेलर अपना अकाउंट बनाकर सेलिंग कर सकते हैं, जबकि शॉपिफाई पे हम लोग अपना अलग से वेबसाइट बनाते हैं। अमेज़ॉन पे हमें जो है अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलती, लेकिन शॉपिफाई पे हमें एक अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है। तो इन चीज़ों में जाने से पहले हम जो है क्या करेंगे कि हमने शॉपिफाई को किस तरह लेकर चलना है। शॉपिफाई को लेकर चलने के लिए दो तरीके हैं। या हम लोग अपना पर्सनल स्टार्टअप ले सकते हैं, या हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कैसे जाएंगे? हमारे पास जितनी भी सर्विसेज होंगी, जैसा कि स्टोर डेवलप करना, किसी की ग्राफिक या किसी की कैनवा पे कमांड अच्छी है वो स्टोर बना सकता है। स्टोर डेवलप करना, इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग आ गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट अपलोड करना, और जो है वो मार्केटिंग, प्रोडक्ट अपलोड करना, स्टोर बनाना। इसके अलावा डोमेन परचेजिंग और उनको जो है स्टोर से लिंक करवाना। ये सारी चीज़ें हमारे पास शॉपिफाई में आएंगी और आप इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा है पर्सनल स्टार्टअप। पर्सनल स्टार्टअप के लिए ये सारी चीज़ें जो आपने सीखनी है कि आप स्टोर कैसे बनाएंगे, उस पर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, और अब वो आप अपने लिए कैसे फाइंड करें, फिर उन प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखेंगे। और जो प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पे लगाई हैं, अपने स्टोर की और उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये डोमेन परचेज करके वो कनेक्शन वगैरह सारा कुछ, ये सारा जब आप सीख के आप इन सबको यूटिलाइज करके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप में हमारे पास दो चीज़ें, दो हैं, एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और एक लोकल ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास एलएलसी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एलएलसी के जरिए हम लोग जो है वो पेमेंट कैप्चर कर सकते हैं। पेमेंट कैप्चर मतलब कोई भी अगर पर्सन आके ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम उससे अमाउंट कैसे रिसीव करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ पेमेंट गेटवे होते हैं, यानी कि स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया, ये सारी चीज़ें, और वो एलएलसी के साथ ही मुमकिन है। बहरहाल हम लोग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई के जरिए। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हम सारे ई स्टेटमेंट कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा है लोकल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स में हम लोग अपने कंट्री में ही करेंगे ड्रॉप शिपिंग। हम लोग जहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, हम लोग वाइट लेबल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग तो जैसे आपको पता है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। हम उनसे प्रोडक्ट उठाते हैं और कस्टमर को भेजते हैं। सप्लायर यूजुअली अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते, हम उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, और जो है प्रॉफिट अपने पास रख के सप्लायर को उनकी पेमेंट दे दी। ये हो गई ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल अब क्या चीज़ होगी? अगर हमारे इर्द गिर्द कोई प्रोडक्ट बन रही है, जैसे कि आजकल फिर वो ट्रेंड में है जो पशम उसको बोलते हैं हमारी उसमें जबान में, उसकी वो स्वेटरें वगैरह बुनते हैं हैंडमेड। तो वो आजकल फिर से ट्रेंडिंग में है। कल मैं देख रही थी लोगों ने उसके भी एड्स चलाए हुए थे, उसकी डिफरेंट चीजें बन रही हैं, मोतियों के हैंड बैग बन रहे हैं। जिस तरह अब हर किसी की ना किसी जगह कोई मशहूर चीज होती है, तो उसको हम लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे पूरे कंट्री में हम इसको सेल कर सकते हैं, आप उसको एज अ प्राइवेट लेबल लेकर चल सकते हैं। फिर हमारे पास एक वाइट लेबल हो गया। वाइट लेबल में क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट किसी और ब्रांड की होगी। ठीक है, हम ब्रांड से बात करके उससे प्रोडक्ट उठाएंगे, हम उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाएंगे अपने ब्रांड का, और उसको हम लोग बेचेंगे। तो ये हमारे पास होता है वाइट लेबल। ये तीनों मॉडल हैं जो कि आप शॉपिफाई में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे इनकी मार्केटिंग करके, मार्केटिंग आप इंस्टाग्राम पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे। व्हाट्सएप का तो आपको पता है, हम लोग स्टेटस लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने ढेर सारे कॉन्टैक्ट थाउजेंड्स में अपने व्हाट्सएप में ऐड किए होते हैं, और वो स्टेटस के जरिए अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, और जो है उधर ही उनको ऑर्डर मिल जाते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास फेसबुक आ गया। फेसबुक पे हम लोग पेजेस बना सकते हैं, फेसबुक शॉप भी बनती है। ठीक है, तो ये हम लोग
क्या कर सकते हैं, पर्सनल स्टार्टअप में इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्टोर, इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोबारा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट तो वही होगी, जब हम इंस्टाग्राम को यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे पास इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग आ जाएगी। ठीक है। फिर बिजनेस मॉडल है। ठीक है। बिजनेस मॉडल में मतलब कि हम लोगों ने पहले अमेजोन पढ़ा, तो अमेजोन का हम लोगों ने स्टार्ट में ही बताया था कि उसकी एग्जांपल ऐसे है जैसा कि एक बहुत बड़ा मॉल हो। ठीक है। बहुत बड़ा मॉल हो। तो हम लोगों ने उस टाइम सिर्फ क्या किया था, हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया था अमेजोन पर। तो अमेजोन की जैसी और भी एग्जांपल हैं। हम लोग उन चीजों को भी देखते जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं और दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है। एक है हमारे पास, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं शॉपिंग मॉल, और दूसरा है हमारे पास पर्सनल शॉप। ठीक है। शॉपिंग मॉल में हमारे पास जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उसमें अमेजोन आएगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमारे पास ईबे है। ठीक है। ये भी इंटरनेशनल है, पाकिस्तान में अमेजोन और ईबे को इतना ज्यादा यूज कोई नहीं करता। ठीक है। फिर हमारे पास एटसे है। ठीक है। ये भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमारे पास जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है वो है दराज। दराज। ठीक है। ऊपर वाले तीनों जो हैं ये इंटरनेशनल हैं, और यहाँ पे है दराज। अब अगर आप दराज की एग्जांपल है, आप वहां से शॉपिंग करते हैं, आपको पता नहीं होता सेलर कौन सा है। आप सिंपल वहां पे कुछ भी टाइप करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट देखिए, रिव्यूज देखे, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर हो वहां पे ऑर्डर कर दिया। आपको कोई पता नहीं होता सेलर कौन सा था, प्रोडक्ट कहाँ से आई, और बस ऑर्डर हो गया। तो वहां पे हमारी इतनी ज्यादा आइडेंटिटी नहीं होती। हम जब अमेजोन पे काम कर रहे थे, हमने वहां पे भी देखा, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे थे, तो हमें सेलर देखने के लिए स्पेसिफिकली वहां पर मतलब एक सेलर खोल के वहां पे देखना होता था कि ये सेलर कौन सा है। और अभी तक मुझे तो कोई सेलर याद नहीं रहा कि मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ और मुझे याद हो कि हाँ इस प्रोडक्ट पे फलां सेलर मौजूद था। तो अमेजोन पर, दराज पर एक ये चीज है कि अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती। ठीक है। अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती, जबकि अगर हम शॉपिफाई पे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर हमारी अपनी आइडेंटिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पर्सनल शॉप होती है। ठीक है। तो ऐसी ऐसे प्लेटफॉर्म जो इस तरह की हमें पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या पर्सनल वेबसाइट हमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले है शॉपिफाई। इजी है, तभी जो है हम लोग शॉपिफाई को ज्यादा यूज करते हैं। फिर हमारे पास है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स ये भी एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हमारे पास है, ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बस बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं शॉपिफाई को। क्यों? क्योंकि ये इजी टू यूज है। अब amazon पे जब हम लोग बात कर रहे थे, हमने वो इसलिए सीखा क्योंकि उसकी स्किल्स की डिमांड ज्यादा है। ठीक है। वहां पर हमारी हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। और जहां तक बात है शॉपिफाई की, शॉपिफाई भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन amazon पे हमारी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बनती। लोगों को सिर्फ यही याद रहेगा कि चीजें बाय की थी तो amazon से बाय की थी। जब हम अपने स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, जब हमने अपना बिजनेस करना है, जब हमने अपना नाम बनाना है, हम जाएंगे शॉपिफाई की तरफ। ठीक है। तो शॉपिफाई में हमारा नाम जो होता है वो अपना ब्रांड बिल्ड होता है। ठीक है। अपना हमारा नाम बनता है। जैसा कि हम लोग हमेशा ही बात करते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है। ये अब ब्रांड है। ठीक है। बहुत ही हाई सेलिंग ब्रांड है। ठीक है। और ये सारी वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई पर। ठीक है। ये ब्रांड अब amazon पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। इसकी इसकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो थाउजेंड्स प्लस है, 600, 6,000, 5,000, इतनी इन प्रोडक्ट की जो है वो हम है सेल्स।
ठीक है, लेकिन ये किस पे बना हुआ है? ये शॉपिफाई पर बना हुआ है। amazon पर प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, दैट्स गुड, लेकिन उसने अलग अपनी वेबसाइट बना ली है जहां पर भी उसकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बिक रही है। तो अब नाम बनाने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं? शॉपिफाई की तरफ। दूसरा, amazon की पॉलिसीज जो हैं वो काफी हद तक स्ट्रिक्ट हैं, तो इसके साथ खेलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। शॉपिफाई एज कम्पेयर टू amazon, मैं कहती हूँ शॉपिफाई amazon की नस्बत 20% भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमें कहाँ पे आती है? हमें अपनी मार्केटिंग के लिए, जब हमें सही स्ट्रेटजीज आती हो, हमें ठीक से यूटिलाइज करना आता हो कि हम लोग एक राइट ऑडियंस को कैसे हिट कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो शॉपिफाई amazon के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 20% है amazon का। तो जब हमने अपना ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, तब हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम लोग जाएंगे शॉपिफाई की तरफ। जब हम लोग बात कर रहे हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की, तो हमारे पास उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। और हम किसी भी बिजनेस में अगर जाते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट दोनों देकर चलें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? शॉपिफाई स्टोर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो अच्छी बात है इसकी, इसमें हमारे पास नो फिजिकल स्टोर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्टोर ना हो तब भी हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई फिजिकल लोकेशन नहीं चाहिए होती। ठीक है, सप्लायर के पास प्रोडक्ट पड़ी होती है, तो हमारे लिए ये हेडेक नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ पड़ी है, हम उसको कैसे संभालेंगे क्या। बस सप्लायर के पास पड़ी है, ऑर्डर आएगा, सप्लायर जो है वो उठा के कस्टमर को भेज देगा। तो इसके लिए हमें कोई स्टोर नहीं चाहिए होता। दूसरा, अब स्टोर जब प्रोडक्ट पड़ी है सप्लायर के पास, तो हमें वेयर हाउस भी नहीं चाहिए होता। हमें प्रोडक्ट स्टोर ही नहीं करनी, तो हम वेयर हाउस का क्या करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास स्टोर की टेंशन नहीं है, वेयर हाउस की टेंशन नहीं है, हमें इन्वेंट्री की भी टेंशन नहीं है। ठीक है, नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे amazon की, तो वहां पे हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखा था कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट amazon पर गई और वो कितने टाइम में वहां पर सेल होगी, फिर उस हवाले से हम लोग दूसरी इन्वेंट्री प्लान करते हैं कि वो हमने कब भेजनी है। लेकिन जहां पर हमारे पास स्टोर की टेंशन नहीं है, वेयर हाउस की टेंशन नहीं है, इन्वेंट्री की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो सप्लायर होते हैं वो बहुत बल्क में प्रोडक्ट मंगवाते हैं और हम उससे से उठा रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। तो बस वो टेंशन उसकी है कि भाई इन्वेंट्री रखनी है, हम उसे कहेंगे कि भाई ऑर्डर आ गया है, ये कस्टमर तक पहुंचाओ। तो ये टेंशन हमारे पास नहीं होगी, ये टेंशन सप्लायर की है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास लॉजिस्टिक का भी कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। हमारे पास लॉजिस्टिक का भी डिपार्टमेंट नहीं होगा, मतलब हमें ये भी टेंशन नहीं लेनी कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसे कस्टमर तक पहुंचेगी, कहाँ से आएगी, कितने वक्त में प्रिपेयर होगी और वो कैसे कस्टमर तक जाएगी। ये भी जो है वो सप्लायर देख रहा होता है, ये काम भी उसके जिम्मे। तो ड्रॉप शिपिंग में हम लोगों को लॉजिस्टिक की भी जरूरत नहीं होगी। फिर हमारे पास जो सबसे अच्छी बात है, ड्रॉप शिपिंग में वाहिद मॉडल है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग जो स्टोर बनाएंगे हमें उसके लिए भी थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ता है। हमें डोमेन्स बाय करनी पड़ती है, हमें होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, उसके अलावा हमें मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट होती है, कम होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती। तो इसकी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी अच्छी इस बिजनेस मॉडल की जो अच्छी बात है ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। अब ये चीज़ें, मतलब हमारे पास फिजिकल स्टोर नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे, लॉजिस्टिक मैनेज नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम है, तो हाँ, ये जो है वो इजीली मैनेजेबल है। ठीक है, तो ये भी इसकी अच्छी बात है, इजीली मैनेजेबल। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेंशन जो है वो हमारे सर पर नहीं है, तो ये इजीली मैनेजेबल है। अब हमारे पास
जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोग किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं रुके होते। ठीक है, हम लोग जब टेस्टिंग फेज से करते हैं तो मिनिमम 5 प्रोडक्ट पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और मैक्सिमम और जो एक है अच्छी टेस्टिंग, वो 10 प्रोडक्ट पर होती है। तो अब 10 प्रोडक्ट में से कभी हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट निकलती है, कभी 3 4 निकल आती हैं, कभी 5। तो हम लोग उन प्रोडक्ट को कभी कभार जो है वो प्राइवेट लेवल तक ही ले जाते हैं। वो हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी चलती है कि हम उसका अपना ब्रांड बना लेते हैं। तो इसमें स्केलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करके हम लोग एक ब्रांड तक जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ब्रांड तक क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पे हमें नहीं पता होता प्रोडक्ट चलने वाली है नहीं चलने वाली है। तो हमारे पास वहां पे पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम लगी हुई है, दूसरा हमारे पास स्केलेबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? हम लोग 10 प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे थे और 10 10 में से 2 3 4 प्रोडक्ट हमारे पास निकल आती हैं। तो उनमें से हम लोग पहले प्रॉफिट जनरेट करते हैं, फिर हमें लगता है कि कोई हमारी एक प्रोडक्ट है वो एवरग्रीन है, वो चलने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका अपना प्राइवेट लेबल करने लगते हैं, हम उसका एक ब्रांड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कुछ अच्छी बातें ड्रॉप शिपिंग की, और इसको तो देख के लगता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग तो एक जन्नत है। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं ड्रॉप शिपिंग में, हमने उनको भी देखना होता है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ह्यूज कंपटीशन। क्यों? क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है वो ड्रॉप शिपिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब जो सप्लायर हमें प्रोडक्ट दे रहा है वो उससे बाकी कोई लोग उठा रहे हैं, तो वो उसको भी दिखा रहा होता है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप भी इसको सेल करें। तो इसमें कंपटीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। जीतेगा कौन? जिसकी मार्केटिंग अच्छी होगी, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी। फिर दूसरी बात है, रिस्क इन्वॉल्व है। खैर ये तो हर बिजनेस में ही हमारे पास है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसा कि एक आपको यहाँ पे कहानी सुनाती हूँ। जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रही थी तो मैंने एक बंदे से बात की कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मैं इतना स्पेंड कर चुकी हूँ और अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, और वो 10 10 प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, और एक एक प्रोडक्ट पर एक एक दिन का $5 मार्केटिंग पे लगाते हैं। तो फिर क्या हुआ, 10 प्रोडक्ट 5 दिन के लिए टेस्ट करनी होती हैं, 10 प्रोडक्ट 5 दिन टेस्ट हुई, नो सेल। फिर एक नया बैच आया 10 प्रोडक्ट का, नो सेल। फिर एक और बैच आया और नो सेल। तो ऐसा करते करते उनका $10,000 जो है लग गया, और उनको कुछ भी सेल नहीं आई, $10,000 उड़ गया हवा में। उसके बाद अब और 10 प्रोडक्ट का बैच आया, और उसमें से 2 प्रोडक्ट निकली, विनिंग निकली। अब ये जो प्रोडक्ट थी, ये मतलब उन्होंने पिछला सारा नुकसान रिकवर कर लिया, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। फिर हमारे पास एक और मसला होता है पेमेंट्स गेटवे का। ठीक है, हमारे पास जब हम इंटरनेशनल में कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है कि हम लोगों ने पेमेंट कैसे कैप्चर करनी है। हम जो है वो सिर्फ 2 3 ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि जो कस्टमर है वो कोई कौन सा मेथड यूज कर रहा होता है, कोई कौन सा, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई कौन से कार्ड, कोई पेपाल के थ्रू पेमेंट करना चाहता है। तो हमारे पास इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में अच्छे खासे गेटवेज होने चाहिए, तो तभी हम लोग वहां पर सक्सेसफुल होते हैं। फिर हमारे पास सप्लायर के इशू आ जाते हैं। सप्लायर की इशू क्या है? हम लोगों ने यहाँ पर तो कह दिया कि हमें इन्वेंट्री के नहीं टेंशन होती, हमारे पास वेयर हाउस नहीं होते, लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट के हमें डेली के 40 50 ऑर्डर आ रहे हैं, और सप्लायर कह रहा है कि इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म हो गई है, वो आएगी 5 दिन के बाद, तो हम लोग 5 दिन उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे?
हम लोग उन ऑर्डर्स का क्या करेंगे। फिर कभी कभी जो है सप्लायर जब देखने लग जाते हैं कि इनकी ये प्रोडक्ट चल रही है, इस पे ऑर्डर लेके आ रहे हैं ये लोग, तो वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो इनके साथ अलग से मगजमारी करनी पड़ती है इनके साथ। मतलब हमें ठीक ठाक रहना पड़ता है, ना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं हम उनके साथ, ना ही इतना ज्यादा बिल्कुल कि हाँ जी जो बात है आपने कह दी है हम उसी पे चलने को रेडी हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को उनसे मैनेज करवाना होता है। मतलब हम लोग शुरू में वो हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट भेजते हैं, लेकिन बाद में जो है वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं भेज रहे होते। तो ये सारे मसले मसाइल सप्लायर के साथ चलते रहते हैं और हमें इनको फेस करना पड़ता है। उसके बाद ये काम आजकल हमारा बड़ा चल रहा है। ये जो है कार्डर्स, ये क्या करते हैं, ये लोग फेक इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी की और उससे जो है वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद प्रोडक्ट उनके पास चली गई और जिस बंदे का कार्ड होता है वो रिफंड मांगता है। तो इसमें हमारा नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। बहरहाल ये एक जर्नल इशू है, ये हर उसमें ही आ सकता है। फिर एक हमारे पास है अकाउंट सस्पेंशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों के पास शॉपिफाई में अकाउंट सस्पेंशन के कोई बिल्कुल चांसेस ही नहीं होते। यहाँ पे भी अकाउंट सस्पेंशन हो सकती है। अगर हम जो है वो पॉलिसीज को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते तो हमारे अकाउंट यहाँ पर भी सस्पेंड हो सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोडक्ट के भी कुछ इश्यूज होते हैं। हम प्रोडक्ट के मतलब वो क्वालिटीज को मेंटेन नहीं कर रहे होते। पहले कुछ प्रोडक्ट दिखाई, जब ऑर्डर कर लिया तो कुछ और भेज दी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग में कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, ये दोनों चीज़ें हैं और हम इन दोनों चीज़ों को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम हर तरह से हर लिहाज से सोच के कि ये इशू आया तो मैंने इसका सोल्यूशन कैसे देना है, ये सारी चीजें सोच कर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बाद आता है टाइप ऑफ स्टोर। ठीक है, हम जब शॉपिफाई में चलते हैं तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्टोर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला है वो होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर और ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी इसको कहते हैं। इस पे लिटरली सब कुछ ही अवेलेबल होता है। उस पे ज़रूरत ज़िंदगी की हर तरह की चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो जनरल स्टोर में हमारे पास यहाँ पर एक है अल फतेह। ठीक है, ये कोई लोकल प्लाजा है या क्या है। अब इस पर लिटरली सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, ग्रोसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, परफ्यूम है, मेकअप है, स्किन केयर, टॉयज, इस पे हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, ये किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, हर चीज इस पर अवेलेबल है। तो इस ऐसे स्टोर्स को हम लोग क्या कहते हैं जिस पर तमाम चीजें अवेलेबल हों? हम उनको कहते हैं जर्नल स्टोर। ठीक है, ऐसे स्टोर जिन पर सारी चीजें ही अवेलेबल होंगी हम उनको जर्नल स्टोर्स बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक होता है निश बेस्ड जर्नल स्टोर। ठीक है, अब निश क्या है? हमारे पास अल फतेह एक जनरल स्टोर हो गया। ये जो अब बने हुए हैं परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ग्रोसरी, मेकअप, ये हमारे पास क्या है, इसकी निश है। जैसे स्किन केयर हो गया या हेल्थ केयर हो गया, ये अब क्या है, निशेज हैं। जनरल स्टोर पर ये कैटेगरीज बनी हुई होती हैं कि आप इन कैटेगरीज में जाके चीजें देखें। लेकिन अम, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जो चीजें हों वो निश बेस होगा। निश बेस कैसे? जैसे कि अब हम लोग हेल्थ केयर की बात करें। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर स्टोर देखते हैं हेल्थ केयर में हमारे पास दवाई डॉट पी के था। दवाई डॉट पी के या शायद फार्मेसी डॉट कॉम इस तरह का कुछ है। अब ये है हमारे पास दवाई डॉट पी के। ठीक है, ये स्टोर है। अब ये निश कौन सी है? ये पर्सनल केयर आप इसको कह लें। यहाँ पे हेल्थ केयर डिवाइसेस भी हमें मिल रही हैं।
हमें लाइफस्टाइल और फिटनेस की प्रोडक्ट भी मिल रही हैं। हमें बेबी केयर के भी चीज़ें मिल रही हैं, बेबी बाथ की, बेबी न्यूट्रिशंस की, बेबी एसेंशियल और पर्सनल केयर के लिए चाहे वो स्किन केयर है, फ्रेग्रेंस है, नेल की केयर और इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन भी हैं। तो अब कैटेगरी कौन सी, पर्सनल केयर कह लें या हेल्थ केयर कह लें, तो वो है एक निश, ठीक है। लेकिन निश में भी जनरल स्टोर है, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि हेल्थ केयर में उन्होंने सिर्फ मेडिसिन रखी हो, उन्होंने पर्सनल केयर की भी प्रोडक्ट रखी हैं, बेबी केयर की भी प्रोडक्ट रखी हैं। बेबी केयर में सिर्फ मेडिसिन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी, लाइफस्टाइल की भी चीज़ें हैं और हेल्थ केयर डिवाइसेस भी हैं। तो अगर हेल्थ की कैटेगरी को हम लोग मान लें तो हेल्थ की कैटेगरी में भी जनरल स्टोर है, उसमें वो सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, निश बेस्ड जनरल स्टोर। अब इसकी एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर किसी का स्टोर है मेकअप का, तो मेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां पे भी पर्सनल केयर में हमारे पास ये जो क्रीम्स वगैरह हैं ये भी आएंगी, फाउंडेशंस नेल केयर के लिए और फिर मेकअप ब्रशेस। तो वो भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, मेकअप में हम लोग कोई एक चीज लेकर नहीं आ सकते। तो अगर मेकअप के भी स्टोर बना हुआ है और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेकअप की सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व है, तो वो क्या होगा, निश बे जनरल स्टोर। फिर है हमारे पास निश बे स्टोर, इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास एक निश होगी, ठीक है। जैसे बेबी केयर की सिर्फ अलग कर लें, पर्सनल केयर की कोई अलग कर लें, या सिर्फ मेडिसन के लिए। तो मेडिसन के लिए एक हमारे पास था फार्मेसी में भी, फार्मेसी .pk में या .com था, कुछ इस तरह का था। नहीं, शायद उड़ा दिया उन्होंने। अब अब ये भी हम लोग निश बेस्ड जनरल स्टोर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेकअप की तमाम वैरायटीज मौजूद हैं। और हमें चाहिए कौन सा स्टोर, निश बेस्ड स्टोर जिसमें एक ही निश की प्रोडक्ट हो। अम, नहीं, शायद उन्होंने बंद कर दिया है। बहरहाल यहाँ से अभी मुझे मेरे माइंड में कोई ऐसा स्टोर तो नहीं आ रहा। उसमें क्या होता है, उसमें एक कैटेगरी की सारी चीजें होंगी, यानी कि बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगी तो वो सारा बेबी की प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट होगा। बेबी प्लेनेट, हाँ। नहीं, इसमें भी बेबी की बेबी बेस्ड जर्नल स्टोर है। तो हाँ, ये अब हम लोग कह सकते हैं कि ये निश बेस्ड स्टोर है, ठीक है। निश कौन सा, बेबी की निश हो गई। और इसमें बेबी से रिलेटेड तमाम चीजें ऐड नहीं है, टॉयज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बेबी के ड्रेसेस नहीं है। तो ये हाइजीनिक, ठीक है, लोशंस वगैरह हैं, लेकिन बिल्कुल तमाम बेबी से रिलेटेड चीजें नहीं है। तो इसकी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये बेबी की निश बेस्ड स्टोर है, निश बेस्ड जर्नल स्टोर नहीं है कि बेबी से रिलेटेड सारी ही चीजें हों। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत चीजें हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत कंजेस्ट कर दिया है, ठीक है। फिर आता है एक माइक्रो निश बेस्ड स्टोर। माइक्रो निश बेस्ड स्टोर कैसे, अब हम मेकअप मेकअप की एग्जांपल लेते हैं, तो मेकअप की एग्जांपल में मेकअप में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो मेकअप की अगर हम सिर्फ एग्जांपल लेंगे तो वो क्या होगा, निश बेस्ड स्टोर। फिर मेकअप में हम लोगों ने पर्सनल केयर की अगर बात कर दी, या नेल केयर की बात कर दी, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर हमारे पास सिर्फ कोई ऐसा स्टोर है जिसमें सिर्फ ब्रशेज हैं, मेकअप ब्रशेज हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा,
वो होगा माइक्रोनिश। उन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा नहीं फैलाया हुआ, सिर्फ वो एक ही कैटेगरी की बात करें। अब ब्रशेस में भी तो इतने सारे आ जाते हैं, मतलब वो कोई कंसीलर वाला, कोई जो है आई शेडो ब्रश है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो वो क्या होगी, वो माइक्रो निश हो जाएगी। ठीक है, वो निश कौन सी हो जाएगी, माइक्रो निश। फिर हमारे पास है सिंगल प्रोडक्ट। जब हम किसी एक प्रोडक्ट का ही चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, जैसा कि अच्छा, क्रिएटन वाला हमारे पास एग्जांपल है इसकी, माइक्रोनिश। अब ये है क्या, हेल्थ न्यूट्रिएंट है, और सिर्फ हेल्थ न्यूट्रिएंट ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हेल्थ न्यूट्रिएंट है, उन्होंने डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स दिए हुए हैं, और बाकी इसमें कोई चीजें ऐड नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है माइक्रो निश बेस। अब सिंगल प्रोडक्ट स्टोर ऐसा मेरे कोई माइंड में तो नहीं आ रहा, हम लोग देखते हैं गूगल से, सिंगल प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर। इसको देखते हैं, वेव बीम। ये प्रोडक्ट है, शायद इसको हेड पे लगाते हैं और वहां से ये लाइट प्रोवाइड करता है। अब इस पूरे स्टोर पे सिर्फ एक यही प्रोडक्ट है। इसके कलर चेंज हो सकते हैं, लाइट का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट पर, पूरे स्टोर पर आपको एक यही प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, इस पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। अब हमने ये स्टोर की टाइप पढ़ी क्यों है और हमारा इनसे लेना देना क्या है। जब हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, या हम लोग शॉपिफाई की इस फील्ड में ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल स्टोर से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल स्टोर से। हमें नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट बिकेगी, कौन सी कैटेगरी अच्छी है, कौन सी माइक्रो कैटेगरी अच्छी है, कौन सी निश अच्छी है। तो हम लोग शुरू करते हैं जनरल स्टोर से, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग होती है। ठीक है, जब हम एक जनरल स्टोर चला रहे हैं, हमें आइडिया हो गया कि सबसे ज्यादा मेकअप बिक रहा है, सबसे ज्यादा बेबी की प्रोडक्ट बिक रही है, या कुछ और बिक रहा है, तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, निश बेस्ड जनरल स्टोर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टार्ट किया जनरल स्टोर, और हमें आइडिया हुआ कि सबसे अच्छी जो बिक रही है ना, वो पर्सनल केयर की चीजें बिक रही हैं, मेडिसिन से रिलेटेड चीजें बिक रही हैं, बेबी केयर की चीजें बिक रही हैं। तो हमने ये वाला स्टोर बना लिया। ठीक है, अब जब हमने ये स्टोर बनाया, ये स्टोर कौन सा था, ये था निश बेस्ड जनरल स्टोर। ठीक है, क्यों, इसमें हमें लगा कि पर्सनल केयर की चीजें ज्यादा बिकती हैं। फिर हमने जब ये स्टोर बनाया, तो हमने नोट किया कि लोग जो है वो बेबी से रिलेटेड आइटम ज्यादा खरीद रहे हैं। तो हमने इसमें से मजीद दवाइयाँ और ये हेल्थ केयर डिवाइसेस और ये चीजें निकाल दी। हम लोगों ने एक स्टोर बना दिया जिसमें बेबी से रिलेटेड फ्यू आइटम थे। अब हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने जो है वो निश बेस कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, निश बेस कर ली। फिर हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। ठीक है, बेबी की प्रोडक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो हम लोग फिर बिल्कुल माइक्रो निश पे चले गए। माइक्रो निश में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स रखे, न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने डिफरेंट एजेस बना दी, और हमारे स्टोर पर बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। क्या है, सिर्फ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि ये ज्यादा एज वालों के लिए है, ये कम एज वालों के लिए है, इसमें ज्यादा है न्यूट्रिएंट, इसमें कम है। वो हमारा क्या हो गया, माइक्रोनिश बेस। अब माइक्रोनिश बेस में से भी हमें एक प्रोडक्ट ऐसी मिली है जो सबसे ज्यादा सेल होती है। अब अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं, तो सबसे ज्यादा ये वाला जो फ्लेवर है, बहुत ज्यादा सेल हो रहा है इसका। तो हम कहते हैं कि बस बाकी प्रोडक्ट को गोली मारो, हम सिर्फ इसी का ही स्टोर बनाते हैं, हमारे स्टोर पर इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा स्टोर बनाते हैं जिसपे हमारी एक ही प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं, हम के जर्नल स्टोर से चलते हैं, और एंड पे हम लोग सिंगल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। जर्नल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं।
ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग एक स्टोर पे जंप नहीं करते। हम लोग के पास एक स्टेप होता है जिसको फॉलो करते करते हम लोग एक प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं ब्रांड बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए।